हेलो बच्चों, विद्युत चैप्टर में प्रतिरोध के बारे में आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक, पहला नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले इसके संयोजन को ही समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या हुआ। देखिए बच्चों, आपको पहले ही बताया गया है, पहले इसको हम समझ रहे हैं। पहले वाले को आप लोगों को पहले बताया गया है कि प्रतिरोध को कौन से प्रतीक से दर्शाते हैं। मान लीजिए एक प्रतिरोध है ये, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध इसको R1 मान लेते हैं, और दूसरा प्रतिरोध है ये, इसको हम R2 मान लिए, और तीसरा प्रतिरोध है R3। यहां पर आप देख लीजिए कि अभी ये मान लीजिए जुड़ा नहीं है, अभी जोड़ के दिखाएं इसको। जैसे कि ये तीन प्रतिरोध हैं, तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तीसरे का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है? पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तो हम विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। मान लीजिए विद्युत स्रोत है इधर, इससे जुड़ गया। अब दूसरे वाले प्रतिरोध का, दूसरे वाले प्रतिरोध का ये जो पहला सिरा है, इसके दूसरे से जोड़ देंगे, अर्थात यहां ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे, ये जुड़ गया। अब तीसरे की, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को इसके दूसरे से जोड़ देंगे, तो यहां जोड़ दीजिए ये। अब ये किसी अन्य बिंदु से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। इसको कैसे लिखेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन। तो लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से, इसी प्रकार से अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार का संयोजन जो होगा वो क्या होगा? श्रेणी क्रम में संयोजन। और श्रेणी क्रम में संयोजन होगा। इसके बाद समांतर क्रम में संयोजन की बात आए, तो समांतर क्रम में क्या करेंगे बच्चों? समांतर क्रम में कोई दो बिंदु होंगे, कोई दो बिंदु होंगे, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सभी प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर ऐसे समझिए, समझ में आ जाएगा। एक बिंदु A है और यहां एक बिंदु B है। अब देखिए यहां पर एक प्रतिरोध है, ऐसे ऐसे एक प्रतिरोध और है यहां, ऐसे, यहीं पे एक प्रतिरोध और है, ऐसे। ये है R1, ये है R2, ये है R3। बच्चों यहां पर आप देख रहे हो कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला पहला सिरा, प्रथम प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा है। हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा, हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसका भी दूसरा सिरा, इसका भी दूसरा सिरा, इसका भी दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। अर्थात
अगर इस प्रकार का संयोजन आपको दिख जाए तो आप उसको कौन सा संयोजन मानेंगे? समांतर क्रम में संयोजन। इसको लिखेंगे कैसे? इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। बस ये है क्या? समांतर क्रम में संयोजन। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब श्रेणी क्रम में संयोजन, अब जब संयोजन हो गया, अब जैसे श्रेणी क्रम में संयोजन हो गया तो इसमें क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन करने के बाद यहां पर यह देखना पड़ेगा कि तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आता है। जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम का प्रतिरोध हम जोड़ दिए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध मतलब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो परिणामी प्रतिरोध के बारे में श्रेणी क्रम संयोजन का अलग से पढ़ेंगे और समांतर क्रम में संयोजन को अलग से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान। तो देखिए क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। इसमें लिखेंगे बच्चों, माना जैसे 3 प्रतिरोध है, हम मान लेते हैं माना 3 प्रतिरोध है, माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3, R1 R2 व R3 परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आइए परिपथ बना लेते हैं। ऐसे यहां मान लेते हैं, यहां एक वैद्युत स्रोत है, बैटरी भी रख सकते हैं, सेल भी रख सकते हैं, और जिसका विभवांतर है V, कुल विभवांतर V है। प्लस सिरा है यहां पर, ये प्लस है और ये माइनस है। यहां से ऐसे आइए यहां पर हम एक प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं R1, एक प्रतिरोध R1, दूसरे प्रतिरोध को भी यहां जोड़ देते हैं, ये है R2, तीसरे प्रतिरोध को भी जोड़ देते हैं, ये है R3। अब इसको यहां ले आएंगे और ऐसे यहां पे कुंजी लगा दीजिए, बंद कर दीजिए इसको, ऐसे इस तरह से यह एक परिपथ है। इस परिपथ में 3 प्रतिरोध देख लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात और, श्रेणी क्रम जब संयोजन होता है बच्चों तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, ये भी समझ लीजिए। जैसे यहां से I धारा जा रही है तो I धारा इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, I धारा सब में होगी। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर को हम V1 मान लेते हैं, इसके सिरों के बीच विभवांतर को V2 और इसके बीच विभवांतर को V3। इस प्रकार से जैसे विभवांतर किसको कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। इस प्रकार से 2 बिंदु है, यहां 2 सिरे हैं, दोनों के बीच विभवांतर V1, यहां दोनों के बीच विभवांतर V2, यहां दोनों के बीच विभवांतर V3। अब यहां बच्चों हम ओम के नियम का पालन करेंगे, ओम के नियम से यहां लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू R। ओम का नियम यहां से मत लगाइए, यहां लगाइए V, और ओम के नियम V बराबर I इंटू R से यहां लगा दीजिए। मतलब ये ओम का नियम है, आपको हम पहले बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, V बराबर I इंटू R। इसी सूत्र से अगर इन सब के बारे में मैं अलग अलग वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? देखते हैं। V है लेकिन यहां पे V1 है तो
तो V1 बराबर क्या मिलेगा, धारा I धारा देख लीजिए प्रवाहित हो रही है इसमें, यही I धारा इधर से होकर जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो I धारा जा रही है तो धारा का मान तो I ही है, लेकिन यहां प्रतिरोध क्या है, R1, ये है R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे V2 का मान अगर हम देखें, V2 तो V2 में क्या है, धारा बच्चों I है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आगे बढ़िए, V3 बराबर क्या होगा, धारा यही है I, धारा I, और प्रतिरोध क्या है बच्चों, R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस प्रकार से देख लीजिए 3 समीकरण आपको मिल गए। अब तीनों समीकरणों को आपको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, यहां लिखिए समीकरण 1 धन 2 धन 3 करने पर अब जोड़ दिया जाए, ठीक। V1 बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या होगा बच्चों, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इतना होगा। अब आप देख रहे हो कि कुल विभवांतर यहां क्या दिया है, V, टोटल विभवांतर क्या है, V, यही V देख लीजिए यहां अलग अलग भागों में बढ़ गया है, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पर मैं केवल V रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखेंगे जबकि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या है, V है। देख लीजिए यहां पर दिया गया है, विभवांतर मैं पहले लिखा हूं, अर्थात जहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3 है मैं वहां V लिख सकता हूं, V। तो लिख दीजिए, अतः इस पूरे के स्थान पे मैं लिखूंगा क्या, V। तो V बराबर इसमें बच्चों देखिए I अर्थात I बाहर आई, इसको बाहर लाइए, I आ गई बाहर, तो बचा क्या बच्चों, बचा है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। अब आगे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, V I अगर इधर आ जाए, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा बच्चों, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आगे क्या बचा, आगे बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे यहां पर R1 रखा गया, R2 रखा गया, R3 रखा गया, 3 प्रतिरोध रखे गए हैं। अगर इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर कोई एक ऐसा प्रतिरोध रख दिया जाए जो इनके तुल्य हो, एक प्रतिरोध, केवल एक, इन सब के स्थान पर कोई एक ऐसा प्रतिरोध रख दिया जाए जो इनके तुल्य हो, इनके समतुल्य हो, इनके बराबर हो, तो उसको मान लीजिए, यदि R1 यदि एक ऐसा प्रतिरोध R लगा दिया जाए जो तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य हो, तब देखिए बच्चों यहां पर समझिए क्या करेंगे हम, जैसे ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर, तो केवल R बराबर क्या होगा, V चीज बटे में आ जाएगा तो क्या आएगा, V अपान I, अर्थात जहां पर V अपान I है मैं वहां क्या रख सकता हूं, R रख सकता हूं। मतलब तुल्य प्रतिरोध, इन सब के तुल्य, मैं ऐसा प्रतिरोध मान रहा हूं, यहां लगा रहा हूं जो इन सब के समतुल्य हो।
जितना कार्य तीनों कर रहे हैं उतना वो अकेला करे। तब क्या करेंगे, तो V अपान आई, देखो V अपान आई बराबर क्या मिला, R। तो जहां V अपान आई है वहां हम लिख देंगे R। तब इसके स्थान क्या लिख देंगे, R, जो कि क्या है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध है। अब बराबर में क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार यन प्रतिरोधों के लिए अगर तीन नहीं अनगिनत प्रतिरोध अगर जुड़े हैं, 4 5 6 10 अनंत प्रतिरोध अगर जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। अर्थात श्रेणी क्रम में अगर संयोजन करना है तो श्रेणी क्रम में आप संयोजन कर दीजिए, जितने प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तो वो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान R का मान 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता बच्चों, 2 2 4 2 6, डायरेक्ट 6। 3 होता, 5 होता, 5 3 8, 1 होता 8 9, डायरेक्ट 9। तो श्रेणी क्रम में संयोजन है तो तुल्य प्रतिरोध आपको डायरेक्ट निकालना है, R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन है, अश्रेणी क्रम संयोजन का ये तुल्य प्रतिरोध है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर उसके बाद मिटाएं, फिर समांतर क्रम संयोजन समझाएं आपको। ठीक है बच्चों, फिर मिटा दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या परिणामी प्रतिरोध बताइए क्या होगा, तो इसी तरह से करना पड़ेगा। आइए अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब आता है समांतर क्रम में संयोजन। आइए इसको देखते हैं क्या है समांतर क्रम में संयोजन। देखिए समांतर क्रम में संयोजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रत्येक प्रतिरोध, जितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे, हर प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ेगा। तो आइए इसको सबसे पहले जोड़ते हैं, यहां लिख देते हैं, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 परिपथ में दो बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए बच्चों, परिपथ बनाना है, उसमें दो बिंदु मानना है और दोनों बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में इनको जोड़ना है। तो आइए परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले यहां मान लीजिए स्रोत है ये, जिसका विभवांतर भी है, प्लस माइनस यहां से ऐसे ये धारा आई इसमें प्रवाहित होगी, आई धारा इधर प्लस फिर चलती है। अब यहां बिंदु ए है, यहीं पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहां है बिंदु बी, यहां पर बिंदु बी है बच्चों, ऐसे इस तरह से। अब देखिए यह एक प्रतिरोध है, पहला सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से, और प्रतिरोध ले लीजिए, ऐसे इस तरह से, ये दूसरा प्रतिरोध है,
ये तीसरा प्रतिरोध है। अब देख लीजिए पहले प्रतिरोध का, इसको R1 मानिए, R1 R2 R3। अब ये क्या है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, सबके सभी प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे बिंदु A से जुड़े हैं और दूसरे सिरे बिंदु B से जुड़े हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, जब धारा I यहां से आ रही है धारा, अब देखिए I आ रही धारा, यही I धारा जब यहां पर आई तो बट गई, कुछ भाग इधर चला गया धारा का, कुछ भाग इधर, कुछ भाग इधर। तो इधर जो गया मैं मानता हूं I1 है, और इसमें जो गया वो I2 है, और इसमें जो गया वो I3 है। अच्छा बच्चों, विभवांतर क्या होगा, जैसे कि मैं श्रेणी क्रम में जब बताया था तो विभवांतर हर प्रतिरोध के सिरों का अलग अलग विभवांतर में माना था, V1 V2 V3, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो बिंदुओं के बीच में है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। अब बिंदु क्या है, बिंदु तो यही दो है। अब चाहे इधर से अंतर निकाल लीजिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, अंतर तो दो ही बिंदु के बीच आएगा। तो इसलिए यहां पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा सब में, यहां से यहां तक इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमने क्या मान लिया, विभवांतर हमने V मान लिया। ऐसे इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V यहां दर्शा दिया, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही तो विभवांतर होता है। अब आवेश इधर से जाए या इधर से जाए या इधर से जाए, जाएगा बिंदु B पर ही। तो A से B के बीच जो विभवांतर R2 में है वही R1 में होगा, वही R3 में होगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद आ जाइए ओम के नियम पर, फिर से वही सिस्टम, यहां लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, सॉरी ओम का नियम क्या है, ओम का नियम V बराबर I इंटू R से, V बराबर I इंटू R से। अब यहां पर हमको देखना है कि क्या क्या अलग अलग बटा है और उसका मान एक दिया गया है। तो देखिए I जो है I1 I2 I3 बढ़ गई है, धारा बढ़ गई है, तो यहां हम I का ही मान निकालते हैं। ओम से I बराबर क्या मिलेगा बच्चों, V अपान R मिलेगा। I बराबर क्या मिलेगा, V अपान R। अतः इस सूत्र से हम हल करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या मान निकलता है। ओम का नियम यही है। अब इसमें हम निकाल रहे हैं, जैसे कि अगर इस पर हम मान निकाले तो I की जगह क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे, और I1 बराबर विभवांतर तो वही है, बदलेगा नहीं, और R की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, R1। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत ही सरल है। इसके बाद अब इसी प्रकार से I2 निकालेंगे, तो V बटे R2 समीकरण नंबर 2। फिर I3 निकालेंगे तो V बराबर बटे R3 समीकरण नंबर 3। कितना आराम से आ गया। अब हमको करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है। यहां लिखिए समीकरण 1 धन 2 धन 3 करने पर अब जब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो जोड़ दीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इधर जोड़िए बच्चों, इधर जोड़ेंगे क्या आएगा, इधर जोड़ेंगे तो V अपान R1 V अपान R2 और V अपान R3 इतना आएगा। अब यहां देखिए ये I1 I2 I3 कहां से आया, I से आया। I धारा जो गई थी यहां से प्रवाहित हुई थी, यही धारा यहां तीन भागों में बट गई, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, अर्थात इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो क्या I के बराबर नहीं होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। यहां लिखिए
यहां लिखेंगे जबकि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या है बच्चों? I है। अतः अब इसमें मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह मैं लिख दूंगा क्या? I बराबर, अच्छा इसमें क्या है? इसमें V कॉमन है, देख लो, V इसमें सब में है ना, V कॉमन ले लेते हैं। V हमने कॉमन लिया तो अब क्या बचा बच्चों? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे। और आगे कीजिए, V का गुणा है, इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब बराबर क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इतना हो गया। बच्चों फिर से यहां वही नियम बनाएंगे। मान लीजिए कि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर कोई एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जो इनका तुल्य हो, इन सब के बराबर उसकी क्षमता हो, ऐसा प्रतिरोध हम लगा दें। जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो अकेला करे, तो उसको हम कुछ मानेंगे। तो यहां लिख लीजिए, माना या यदि लिख लीजिए, यदि R एक ऐसा प्रतिरोध, R एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जो R1 R2 व R3 के तुल्य हो, तो अगर तुल्य है तो अब देखिए यहां पर R को हमने माना है, R को, तो बताइए V बराबर सूत्र होता है I/R, तो R को इधर लाइए, यहां इधर लाइए, इधर, तो R इधर आ जाएगा। देखिए यहां पर ऐसे करते हैं, R यहां आएगा बच्चों तो बटे में आ जाएगा, ये V इधर जाएगा तो I/V हो जाएगा। अर्थात जहां पे I/V है वहां मैं 1/R लिख सकता हूं, जहां पर I/V है मैं वहां 1/R लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए, यहां पर I/V है तो यहां लिख दीजिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र आ गया। इसी प्रकार से अगर यन प्रतिरोध है तो क्या करेंगे? यन प्रतिरोध, यदि यन प्रतिरोध है तो यहां लिखेंगे यन प्रतिरोधों के लिए, यन प्रतिरोधों के लिए, यन प्रतिरोधों के लिए क्या होगा बच्चों? 1/R तो रहेगा ही, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। जितने प्रतिरोध होंगे सबको इसी तरह से जोड़ा जाएगा। कब? जब समांतर क्रम में संयोजन रहेगा तब। जब समांतर क्रम में संयोजन रहेगा बच्चों तो इसी तरह से जोड़ा जाएगा। तो आइए एक सवाल इसके आधार पर हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि कैसे सवाल इसमें से पूछता है, किस तरह का सवाल आता है। आइए देखते हैं, यहां पर एक परिपथ बनाते हैं ऐसे, एक प्रतिरोध यहां पे जोड़ देते हैं, एक यहां जोड़ देते हैं, एक प्रतिरोध यहां जोड़ देते हैं, इस तरह से ऐसे। मान लीजिए 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, 6 ओम का है, ये 9 ओम का। ओम
ओम लगा दीजिए, यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इस तरह से। अब यहां पर ये परिपथ दिया गया है, धारा प्रवाहित हो रही है, सॉरी यहां पर माइनस लगना चाहिए, माइनस, ये धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। बच्चों आपसे पूछ ले, परीक्षा में इसी तरह प्रश्न पूछता है कि चित्र दे देगा और आपसे कहेगा कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे वोल्ट भी दे सकता है, मान लीजिए 10 वोल्ट दे दिया हो, धारा 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, वो सब बात की बात है, ओम के नियम से लगा के हल करेंगे। लेकिन अभी हम आपको केवल सिखा रहे हैं प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना। अगर चित्र में आ जाए तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे समझिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, ये तीन के तीनों, जैसे आई धारा यहां से प्रवाहित हो रही है, ये धारा ऐसे जाएगी, यहां पर तो आई आएगी, आई धारा यहां 3 भागों में बढ़ गई। मैं आपसे बताया हूं ना, जहां भी धारा डिवाइड हो जाए, जहां भी धारा बढ़ जाए, तो समझ लीजिए वो सब कौन से क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में आएंगे, जिनमें धारा गई, जिन प्रतिरोध होंगे। तो इस प्रकार से यहां पर इस प्रतिरोध का पहला सिरा, 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 इसका दूसरा सिरा सब एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये तीन के तीनों क्या हैं? समांतर क्रम में संयोजन है। यहां कैसे निकालेंगे देखिए, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम का तुल्य प्रतिरोध, देखिए पहले इनका हम तुल्य निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध मान लो R है, अतुल्य प्रतिरोध में आपको बताया गया है कि कैसे निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R 1 + 1/R2, ऐसे चलता है ना। तो यहां पे ये दिए गए हैं, तो इसको लिखेंगे हम 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे लिखेंगे बच्चों। यहां पे ये जो है, ये इसको आप R1 मान लीजिए, ये है, सॉरी इसको R1 मानिए, क्रम थोड़ा सा अच्छा लगे, R1 R2 R3 और R4। तो यहां लिखिए, ये इतना लिख दिए हैं, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 2, यहां 3, यहां 4। अब केवल आपको मान रखना है, बस मान रख दीजिए, हो गया। R2 का मान क्या है बच्चों? 3 ओम, 1/3 प्लस इसका मान कितना है? 6, 1/6, 4 का मान कितना है? 1/9, 1/9, 1/R बराबर क्या होगा? इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? लघुत्तम कितना आएगा इसका लघुत्तम कितना आएगा बताइए? मौखिक बता सकते हैं आप लोग? देखिए नियम बता रहा हूं, इसमें छोटी संख्या अगर दी गई है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम होती है, लेकिन अगर नहीं लघुत्तम हो रही है तो इसके बाद वाली आप संख्या देखिए, कौन सी ऐसी संख्या आती है जो तीनों से कट जाए। तो इसके बाद बच्चों 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी, अर्थात इसका लघुत्तम कितना है? 18, एलसीएम 18, 3 6 18, 6 1 9 6, 6 3 18, 3 बार गया, 6 3 18, 3 का गुणा 3 1 9 3, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 का गुणा क्यों कीजिए, 2 1 9 2, तो 1/R बराबर आ गया 3 2 5 6 5 11, 11/18। लेकिन 1/R का मान नहीं चाहिए, R चाहिए, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पलट दीजिए, इधर पलटेंगे तो भी पलट जाएगा, या यहां पर लिख देंगे R बराबर 18/11, ये इतना आया, ये इतना ओम आ गया। तो सोचिए पहले, ये जो R आया है, ये R इन तीनों का है, इन तीनों का तुल्य है। अगर अब हम इसको बनाना चाहें तो देखिए यहां पर ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे, परिपथ को देख रहे हैं कैसे, ये वाला है 2 ओम,
और उसके बाद इन सब का तुल्य जब आ गया तो तुल्य यहां रख दीजिए आप ऐसे। इसका मान क्या होगा 18/11 ओम। इस तरह से मतलब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया इतना। इन तीनों का तुल्य जब मैं यहां रखूंगा बीच में या कहीं भी रखूंगा तो ये तुल्य प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध। अब तो बच्चों ये श्रेणी क्रम हो गया। ध्यान से देखिए ये जो है क्या है इन तीनों का तुल्य है ये, तो तुल्य को यहां लिख दिए हैं और इसके बाद ये वाला है ही। अब बताओ जो धारा अगर गई है तो जो इसमें होगी वही किसमें होगी, तो धारा तो बटी नहीं। इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये अब श्रेणी क्रम हो गया। अब लिखेंगे 2 ओम तथा क्या है R है ना, R का मान कितना है 18/11। 18/11 ओम का तुल्य प्रतिरोध। अब यहां पे क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R डैश है, R डैश तुल्य प्रतिरोध है, तो ये श्रेणी है। श्रेणी क्रम में क्या बताया गया, श्रेणी क्रम में आपको बताया गया कि R बराबर क्या होता है R1 + R2 + R3। तो R1 कर दीजिए 2, R2 कर दीजिए क्या, अच्छा सूत्र यहां लिख दे रहा हूं एक बार, R बराबर R1 + R2 से। तो R2 बराबर क्या है बच्चों 18/11। ठीक है, हल कर दीजिए इसको। इसका लघुत्तम आ गया 11, 11 दूना 22 और ये आ जाएगा 18। तो R डैश बराबर हो जाएगा 8 2 10 के 0, 2 1 3 1 4/11 इतना ओम। इस प्रकार से ये तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो कोई भी परिपथ अगर दिया रहेगा बच्चों तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है और कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। केवल इतना आपको देखना है, जो समांतर क्रम में है उनके लिए समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दीजिए और जो श्रेणी क्रम में है श्रेणी क्रम वाला लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि सूत्र भूलना नहीं है, सूत्र भूल जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है R1 + R2 + R3, आगे भी जो हो जोड़ दीजिए, डाट 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 करते जाइए। और समांतर में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों 1/R1, 1/R1, 1/R2, 1/R3, डाट 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 1/R। यही दो सूत्र आपको याद रखना होगा। ये दो सूत्र याद रखिए। कोई भी परिपथ आपके सामने आता है तो उसमें देखिए, जैसे मैं इसमें देखा कि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम है, समांतर के हिसाब से निकाल दिया। आई समांतर का जब इकट्ठा हुआ तुल्य तो उसको इसको जब देखते हैं श्रेणी हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रतिरोधों का संयोजन समाप्त हुआ। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, समांतर और श्रेणी हम आपको बता चुके हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन परीक्षा के पहले खूब अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। इसके आधार पर सवाल भी आ सकता है और या तो ये सूत्र भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है। धन्यवाद।